हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हमारा मनी बैंकिंग जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम क्या है? कॉमर्शियल बैंक। बच्चों, ये टॉपिक इसलिए इजी है क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ा है उन्होंने क्लास 11-12 में ये चीजें बहुत डिटेल से पढ़ी है। तो ये क्लास एक तरह से हमारी रिविजन क्लास होगी। जो चीजें हम लोग ने क्लास 11-12 में पढ़ी थी वो चीजें मुझे यहाँ पर फिर से रिपीट करनी है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जहां तक बैंक की बात है, बैंक को हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे? सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक। बच्चों, ये दोनों चैप्टर हमारे कोर्स में आता है। हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमर्शियल बैंक के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक हम लोग कहते किससे। तो बच्चों, हमारे इंडिया में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना है जिसका नाम है बैंकिंग एक्ट 1949। क्या नाम है? बैंकिंग एक्ट 1949, जो इस बात को डिफाइन करता है कि कॉमर्शियल बैंक का मीन्स वो बैंक जो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन करते हैं। वो सारे बैंक जो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन करते हैं। अब बच्चों, नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन देने का काम करता है, उसे बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। बच्चों सोचिए, बैंकों के दो मेन वर्क होते हैं। क्या चीज? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग द लोन्स। कि बैंक दो तरीके से काम करता है। वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देने का काम करता है। इसके अलावा बहुत ही छोटे छोटे भी काम करता है, जैसे कि चेक कलेक्शन करने का काम, फंड ट्रांसफर करने का काम, लॉकर रेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो ऐसे और भी कई छोटे काम करता है। लेकिन उसके जो दो मेन वर्क होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, वो क्या होते हैं कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन देना। तो बच्चों, यहीं से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि कॉमर्शियल बैंक मींस होता क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने बहुत सिंपल सी एक मीनिंग आपको दिया है कि व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक। कि इट इज दोज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो हु एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग द लोन्स। ठीक है ना? सिंपल सी मीनिंग है कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन हु एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें और लोन देने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। ठीक है? तो बच्चों, जैसे हमारे आसपास जितने बैंक होते हैं जिनसे हम लोग रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप कहते हो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, तो ये सब कौन है? कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है ना? तो चलो बच्चों, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन समझते हैं। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो बच्चों, कॉमर्शियल बैंक जो है वो कई तरीके के काम करता है और उसके फंक्शन को हमने यहां दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे? प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस में। ठीक है? तो पहले आते हैं प्राइमरी फंक्शन, जो कि कॉमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन में आता है। तो देखो बच्चों, जहां तक प्राइमरी फंक्शन की बात है, बैंक के दो मेन प्राइमरी फंक्शन होते हैं। क्या क्या चीजें? नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड नंबर 2 प्रोवाइडिंग लोन्स। किसी भी कॉमर्शियल बैंक का बच्चों ये दो मेन वर्क है, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन देने का काम करता है। तो जहां तक बच्चों डिपॉजिट्स की बात है, तो हम लोग जानते हैं कि बैंकों में जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट के पर्पज से बैंक हमें यहाँ पर 4 टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या बैंकों में डिपॉजिट पर्पज से ये 4 टाइप के बच्चों अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कौन कौन से? फिक्स डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। तो आइए फटाफट इनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये चीजें है क्या चीजें? सबसे पहले आता है बच्चों फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। ये नाम तो हमने सुना है। तो बच्चों, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हमें एक लमसम अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करना होता है। जैसे मानिए कि मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए रखा है जो स्क्रैप ग्रुप में है। और उसमें क्या करते हैं, बैंक में एक फिक्स पीरियड के लिए, एक फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे मान लो 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए हमने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया और मैच्योरिटी डेट पर जितने पीरियड के लिए आपने जमा किया, मैच्योरिटी डेट के बाद आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। बीच में हम पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात बच्चों ये होती है इस अकाउंट में कि बैंक वाला इस पर सबसे हाई रेट से हमको इंटरेस्ट देता है।
दूसरे किसी भी अकाउंट के कंपैरिजन में सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, जो कि बच्चों प्रेजेंट टाइम में 7 to 9% के आसपास है। कुछ बैंक वाले 7%, कुछ बैंक 8%, कुछ बैंक 9% के रेट से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट पेड करते हैं। ये सारे बच्चों परसेंट पर एनम के साथ चलते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में सबसे हाई रेट से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मनी है वो एक फिक्स पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाती है। जितने सालों के लिए आपने एफडी कराया उतने साल के लिए हमारा वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हम बीच में पैसा विड्रॉल यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए बैंक हमको इस फिक्स डिपॉजिट पर चेकबुक की फैसिलिटी नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर चेकबुक का कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट अकाउंट हो गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं करंट अकाउंट। बच्चों करंट अकाउंट इज वेरी सुटेबल फॉर द बिजनेसमैन। ये जो अकाउंट होता है वो केवल व्यापारियों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, जिन्हें बैंक से दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करना होता है। बच्चों सोचिए कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो बैंक से बार बार पैसा डिपॉजिट करेगा, बैंक में बार बार पैसा विड्रॉल करेगा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया अकाउंट होता है करंट अकाउंट। इज अ वेरी सुटेबल फॉर। तो करंट अकाउंट जो होता है बच्चों वो केवल व्यापारियों के लिए होगा, जिन्हें बैंक से बार बार ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। आप जितनी बार चाहे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और जितनी बार चाहे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। जनरली बच्चों इस करंट अकाउंट पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देता है, बल्कि उल्टा बैंक यहाँ पर आपसे कुछ सर्विस चार्ज भी साल के एंड में वसूल करेगा। तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। इस करंट अकाउंट पर बैंक आपको चेकबुक की फैसिलिटी देता है, यानी आप चेक से भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया करंट अकाउंट, जहां पर जितनी बार चाहे पैसा डिपॉजिट करें, जितनी बार चाहे पैसा विड्रॉल करें, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर 3 सेविंग बैंक अकाउंट। बच्चों सेविंग अकाउंट्स उनके लिए होता है जो मिडिल क्लास या छोटी इनकम वाले, स्मॉल इनकम वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको बार बार बैंक से ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्टली बच्चों सेविंग अकाउंट जो होता है वो सैलरी एम्प्लॉयड वालों के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। सोचते बच्चों जो सैलरी एम्प्लॉयड है, कहीं जॉब करते हैं, तो उनको महीने में एक बार सैलरी मिलती है, तो वो क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, और जितना उनका पूरे महीने खर्चा है वो एक बार पैसा विड्रॉल कर लिया, अब पूरे महीने खर्चे चलते रहेंगे। तो उन्हें बैंकों से बार बार ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनके लिए ये सेविंग अकाउंट होता है। इस सेविंग अकाउंट में बच्चों डिपॉजिट पर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितनी बार चाहें अपने अकाउंट पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन जहां तक विड्रॉल की बात है तो मोस्टली बैंक यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और वो होता है वीकली 2 टाइम्स, कि वीकली 2 टाइम्स, हफ्ते में 2 बार आप अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट कोई लिमिटेशन नहीं होती। इस सेविंग अकाउंट पर बैंक हमको एक नॉमिनल रेट से इंटरेस्ट भी देता है, जो करीब 3 to 5% के बीच में है। कुछ बैंक 3%, 4% या 5% रेट से हमको इंटरेस्ट देते हैं पर एनम के हिसाब से। और इस सेविंग बैंक में भी बच्चों चेकबुक की फैसिलिटी दी जाती है कि आप चेक से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लास्ट आता है बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बच्चों ये रिकरिंग डिपॉजिट, ना बजाओ रिकरिंग, इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते होंगे। ठीक है ना। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, तो नेम बजाइए बच्चों रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट हमें मंथली बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, या क्वार्टरली भी हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है, जैसा हमने बैंक से एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स इंटरवल पर बार बार मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन जो विड्रॉल होगा वो एक सर्टेन पीरियड के बाद ही होगा, जितने सालों की हमने रिकरिंग डिपॉजिट करा रखी है। बच्चों ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है ना, वो भी एक फिक्स पीरियड के लिए कराई जाती है, जैसे मान लो 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए। सपोज करिए हमने 5 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट कराया, तो हमें 5 साल तक हर महीने बैंक में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते रहना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने बैंक से एग्रीमेंट किया कि एवरी मंथ हम बैंक में 200 रुपए डिपॉजिट करते चलेंगे, तो हर महीने बच्चों हमको अपने अकाउंट 200 रुपए जमा करना पड़ेगा। कब तक, जितने सालों का आपने रिकरिंग लिया है। ठीक है। लेकिन जो पैसा विड्रॉल होगा वो मैच्योरिटी डेट के बाद ही होगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट में होता था। जब मान लो 5 साल की रिकरिंग कराई तो पैसा आपको 5 साल बाद ही वापस मिलेगा, लेकिन जो डिपॉजिट करना है वो एवरी मंथ डिपॉजिट करना है। तो बच्चों सोचना फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में डिफरेंस क्या हो जाता है, बस केवल इस बात का कि फिक्स डिपॉजिट में आपको एक लमसम अमाउंट एक बार में जमा करना है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में बार बार हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा करना पड़ेगा।
जैसे हमने कहा 200 रुपए का अगर आपने रिकरिंग कराई तो हर महीने 200 रुपया आप अपने अकाउंट जमा करते चलेंगे। लेकिन जो पैसा विड्रॉल होगा वो मैच्योरिटी डेट के बाद ही होगा। और क्योंकि बच्चों यहाँ पर बीच में पैसा विड्रॉल नहीं कर पाते तो यहाँ पर भी बैंक हमें चेकबुक की फैसिलिटी नहीं देता है। और इस अकाउंट जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा कम होता है। तो ये बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये 4 नेचर के अकाउंट हमें डिपॉजिट वाले अकाउंट बैंक में ओपन कर सकते हैं। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग लोन्स, कि बच्चों बैंक का दूसरा मेन वर्क क्या होता है, लोन देने का। कि बैंक हम लोग क्या करता है, लोन देता है, ठीक है। अब बैंक ये जो लोन देता है तो लोन नेचर के 5 टाइप के अकाउंट बैंकों में चलते हैं। कैसे कि बैंक हमको 5 टाइप से लोन दे सकता है। सबसे पहले आता है मनी एट कॉल। मनी एट कॉल ये क्या होता है बच्चों, मनी एट कॉल वो लोन होता है जो बैंक टू बैंक दिया जाता है। यानी ये लोन एक बैंक जो दूसरे बैंक को देता है, ये पब्लिकली नहीं है, ये लोन एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। क्यों देता है, फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड्स। कि कभी कभी बच्चों क्या होता है किसी बैंक के पास फंड की शॉर्टेज हो गई तो दूसरा बैंक उसको ये लोन देता है। ये जो लोन होता है बच्चों मनी एट कॉल, इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और सम टाइम ये एक सिंगल डे, एक दिन के लिए केवल दिया जाता है। जैसे मान लो बच्चों एग्जांपल लो कि एक बैंक है पीएनबी और दूसरा बैंक है मान लो इंडियन बैंक। तो सपोज करो कभी पीएनबी के पास फंड की शॉर्टेज हो गई, उसको किसी को पेमेंट करना नहीं, उतना फंड है नहीं, तो वो क्या करेगा, तुरंत इंडियन बैंक को कॉल करेगा और कॉल करेगा तुरंत पैसे की रिक्वायरमेंट को वहां से पूरा करेगा। तो यहाँ पर इंडियन बैंक पीएनबी को लोन देगा। जब कभी पीएनबी को फिर से पैसा आ गया तो वो अपने लोन का पैसा इंडियन बैंक को वापस कर देगा। इसी तरह से मान लो कभी इंडियन बैंक को पैसे की शॉर्टेज हो गई तो वो पीएनबी से अरेंज कर सकता है। तो ये एक बैंक से दूसरे बैंक को लिया गया लोन होता है और इसी को बोलते हैं मनी एट कॉल। बच्चों इसका नाम ही है मनी एट कॉल। एट कॉल का मतलब ये जो लोन होता है ये मोबाइल फोन के जरिए या फोन के जरिए एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है। लेकिन याद रखना बच्चों इस लोन के अमाउंट पर भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है ना। जो बैंक लोन दे रहा है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया मनी एट कॉल। नेक्स्ट वन कैश क्रेडिट। बच्चों कैश क्रेडिट ये जो लोन अकाउंट होता है इट इज वेरी सूटेबल फॉर द बिजनेसमैन। ये कैश क्रेडिट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ज्यादा फेवरेट होता है। अब मोस्टली बिजनेसमैन आप देखेंगे जो बैंकों से लोन लेते हैं वो कैश क्रेडिट के थ्रू लेते हैं। बच्चों इसका फायदा क्या होता है कि कैश क्रेडिट में बैंक वाला आपकी करंट एसेट्स को मॉर्गेज करता है और किसी भी करंट एसेट मोस्टली वो स्टॉक जो आपका होता है स्टॉक को मॉर्गेज करता है। और स्टॉक को मॉर्गेज करके बैंक आपको एक लिमिट ग्रांट कर देता है कि इस लिमिट के अंदर रहते हुए आपको जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट हो आप बैंक से निकाल सकते हैं। जैसे मानो बच्चों मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट कराया तो बैंक क्या करेगा, हमारी 1 करोड़ रुपए की लिमिट फिक्स कर देगा। लेकिन मुझे आज मान लो रिक्वायरमेंट केवल 10 लाख रुपए की है तो मैंने क्या किया, अपने कैश क्रेडिट अकाउंट से 10 लाख रुपए ड्रॉ कर लिया। सबसे अच्छी बात ये होगी बच्चों इस अकाउंट में कि जितना आप एक्चुअली पैसा ड्रॉ करते हो केवल बैंक उतने पर ही इंटरेस्ट चार्ज करता है, न कि पूरी वैल्यू पर। तो सोचना हमने सीसी लिमिट, इसको शॉर्ट बोलते हैं सीसी, कैश क्रेडिट शॉर्ट और सीसी। तो इस सीसी लिमिट मेरी 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन बैंक इंटरेस्ट पूरे 1 करोड़ को चार्ज नहीं करता। बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो उतने अमाउंट पर चार्ज करेगा जितना पैसा आपने एक्चुअली ड्रॉ किया है। तो अगर हमने आज 10 लाख रुपए ड्रॉ किया है तो बैंक केवल 10 लाख रुपए के अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यही नहीं बच्चों, कभी अगर मेरे पास पैसा सरप्लस आ गया, किसी कस्टमर पैसा आ गया, रिकवरी हो गई, तो हमने क्या किया, इसको अपने कैश क्रेडिट अकाउंट डिपॉजिट कर दिया तो इंटरेस्ट लगना बंद हो गया। और इसी वजह से ये अकाउंट व्यापारियों के लिए बहुत सूटेबल होता है कि इसमें पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, बल्कि उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगा जितना पैसा आप एक्चुअली ड्रॉ करते हो, ठीक है ना। तो ये है हमारा कैश क्रेडिट अकाउंट। तो ये अकाउंट बच्चों स्टॉक वगैरह मॉर्गेज करके जो भी हमारी करंट एसेट्स है तो स्टॉक या कोई भी करंट एसेट्स को हम मॉर्गेज करके बैंक से ये कैश क्रेडिट करा सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन ओवरड्राफ्ट। अब बच्चों नेम से लग रहा है ओवरड्राफ्ट। बच्चों ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक केवल उन्हीं को देता है जिनका बैंक में करंट अकाउंट चल रहा है। तो अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है
तभी बैंक यहां पर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा। बच्चों इस ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि आपका करंट अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट है, अगर किसी इमरजेंसी वजह से आपको उससे ज्यादा पैसा ड्रॉ करना हो, मान लीजिए आपको अपने सप्लाई को कुछ एक्सेस पेमेंट करना है, ज्यादा पेमेंट करना है, जितना पैसा हमारा डिपॉजिट से उससे ज्यादा पैसा ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल लीजिए, हमारा आज करंट अकाउंट पैसा जमा है 50,000 रुपए का, लेकिन मुझे अपने सप्लाई को पेमेंट करना मान लो 70,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 20,000 रुपए के लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेंगे। तो बैंक हमको पूरा 70,000 रुपए विड्रॉ करने की फैसिलिटी देगा। तो ये जो हमने 20,000 रुपए ओवरड्रॉ किया, बैंक इस पर हमारा इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। लेकिन बच्चों ये जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है, और 1 साल के अंदर ओवरड्रॉ की गई अमाउंट को हमें बैंक को वापस करना पड़ेगा। बैंक इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सबके लिए नहीं होती, ये केवल उन्हीं के लिए होती है जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है कि जितना पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट है, हम उससे एक्स्ट्रा पैसा, उससे ज्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। बढ़िया होता है, जितना पैसा ओवरड्रॉ करोगे, एक्सेस विड्रॉ करोगे, उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब बच्चों ये जो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि क्लास 11th में हम लोग ने अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ा था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का, याद करो, पढ़ा है ना, जिसमें बच्चों एक ड्रावर होता है, एक ड्रावी होता है। ड्रावर ड्रावी का बिल लिखता है, ड्रावी बिल को एक्सेप्ट करके लौटा देता है, और सपोज करो कि अगर ड्रावर को इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है, तो ड्रावर क्या करेगा, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, और डिस्काउंट कराने पर बैंक एक नॉमिनल अमाउंट डिस्काउंट काट करके बाकी पैसा बिल का ड्रावर को पेड कर देता है, जिससे ड्रावर अपनी इमीडिएट जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेता है। अब मैच्योरिटी डेट पर वो बिल बैंक के पास रहेगा, अब बैंक मैच्योरिटी डेट पर ड्रावी के पास जाकर बिल को प्रेजेंट करके अपना पैसा वसूल कर लेता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ा है क्लास 11 में, मुझे इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट आता है बच्चों टर्म लोन। अब टर्म लोन क्या होता है, तो ये भी नाम से लग रहा है बच्चों, टर्म लोन है। ये एक ऐसा लोन होता है जिससे बैंक एक फिक्स पीरियड के लिए आपको एक लमसम अमाउंट लोन के रूप में दे देता है, और जिसका पेमेंट फिर आपको धीरे धीरे करके ईएमआई के रूप में पेड करना पड़ता है। बैंक आपकी एक मंथली ईएमआई बना देगा, और वो पैसा आपको मंथली बेस पर बैंक को पेड करना पड़ेगा। तो ये बच्चों एक टर्म लोन है जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, 2 साल 3 साल या 5 सालों के लिए बैंक आपको लोन देगा, जिसका पैसा उस पीरियड के अंदर आपको पेड करना पड़ेगा। दैट इज टर्म लोन। बच्चों टर्म लोन में एक कह सकते हो एक लिमिटेशन ये होती है, एक बुराई होती है कि बैंक यहाँ पर जितना अमाउंट आपका लोन सैंक्शन करेगा, पूरे अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि टर्म लोन के मामले में जितना लोन आपका सैंक्शन हुआ, उतने पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। आप भले ही उस पैसे को विड्रॉ करें या ना करें, अगर वो पैसा बैंक में भी रखा है तो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, और इसी वजह से जल्दी लोग टर्म लोन लेते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे मानो फिर से कि मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया, तो हमने अगर आज विड्रॉ किया मान लो केवल 1 लाख रुपया, लेकिन बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा पूरे 1 करोड़ की वैल्यू पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, दैट इज टर्म लोन। तो ये बच्चों बैंक के 2 मेन फंक्शन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। इसके अलावा बच्चों जिनके पास मेरी इंग्लिश वाली नोट्स होगी, तो आप देखना इन 2 मेन फंक्शन के अलावा मैंने उनको एक फंक्शन और भी दिया है, दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, नॉट कैश क्रेडिट। हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है क्रेडिट क्रिएशन। बच्चों क्रेडिट क्रिएशन जिसको लोग बोलते हैं साख सृजन या साख निर्माण, ये टॉपिक हम आपको अगले कोर्स में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। आज इसमें आप ये समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक वाले ये क्रेडिट क्रिएशन करते कैसे। ये भी बच्चों बैंक का एक मेन वर्क होता है क्रेडिट क्रिएशन का। अभी के लिए शॉर्ट में इतना समझ लें कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों बैंक हम लोग को जो लोन देता है, वो लोन कभी भी कैश के रूप में नहीं देता। आप कभी बैंक से लोन लेने जाएंगे किसी भी टाइप का, तो बैंक जो है वो जो लोन देगा वो कैश के रूप में आपको लोन नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा बैंक, उस लोन के लिए आपको बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और बैंक उस लोन का अमाउंट उस अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो अपने अकाउंट पैसा ड्रॉ कर दे रही है। इसका मतलब ये हो कि बैंक जो भी लोन देगा वो डिपॉजिट के रूप में देगा।
और इसीलिए ये कहते हैं कि एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट्स, कि हर एक लोन अपने आप में एक नया डिपॉजिट क्रिएट करता है। तो बच्चों ये जो अमाउंट हमारा अकाउंट में डिपॉजिट हुआ लोन वाला, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। एग्जाम्पल है बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले हम स्टेट बैंक में गए थे लोन लेने के लिए। तो स्टेट बैंक के जो मैनेजर थे उनका ये कहना था कि सर पहले आपको मेरे बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ताकि हम लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, अब जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पैसा निकाल दीजिएगा। तो हमें पहले बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ा और जिसमें बैंक वाले क्या किया, उसमें लोन का अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों ये जो लोन का पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ये डिपॉजिट दूंगा ना, फिर जितनी हमको रिक्वायरमेंट उतना पैसा ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हम बैंक ने डिपॉजिट क्रिएट किया लोन के रूप में, लोन का पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। कॉमर्शियल बैंक ये क्या कर रहा है, क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। तो बच्चों याद रखो, कॉमर्शियल बैंक जो भी लोन देगा वो डिपॉजिट के रूप में देगा, वो लोन कभी कैश के रूप में नहीं दिया जाता। तो ये जो नया डिपॉजिट क्रिएट हुआ, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कोर्स से बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ये कैसे बनता है और कैसे नहीं होता, इसके बाद पूरा डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आती है बच्चों सेकेंडरी फंक्शन। क्या आया, सेकेंडरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन में भी देखो दो टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, एक है एजेंसी फंक्शन और दूसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस इसका नाम लिखते जाओ क्या कर रहा है बैंक। नंबर वन, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, कि बैंक क्या करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट फंड का ट्रांसफर करता है। मैंने मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे उसके पैसा उसको भेजना है, तो कैसे भेजोगे, बैंक के जरिए भेज सकते हो, हम अपने अकाउंट से उसके अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तो आप समझते हो रेमिटेंस ऑफ फंड्स। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, कि बैंक क्या करता है, जो भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे चेक है या ड्राफ्ट है या हुंडीज है, तो इनको कलेक्शन करने का काम बैंक करता है, ठीक है। हम लोग के पास अगर कोई चेक आती है तो हम लोग बच्चों चेक को क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और बैंक क्या करता है, उस चेक का अमाउंट रिकवर करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, चेक को कलेक्शन करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट और क्या करता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बच्चों आज के टाइम में बहुत से ऐसे कॉमर्शियल बैंक हैं जो अपने कस्टमर के बिहाव पर शेयर मार्केट से शेयर और डिबेंचर परचेज और सेल करने का भी काम करते हैं। जानता बच्चों, बैंक खुद कोई शेयर डिबेंचर नहीं खरीदता अपने लिए, बल्कि वो किसके लिए ले रहा है, अपने कस्टमर के लिए ले रहा है। जैसे मेरा खुद का बच्चों अकाउंट ऐसे बैंक में चलता है, आप लोग इसको पढ़ा भी है कि अगर हम लोग कोई शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं, तो इसके लिए हमें बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और डीमैट अकाउंट के लिए हम लोग शेयर परचेज सेल कर सकते हैं। तो ये डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी हमारा कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक के जरिए हम लोग शेयर और डिबेंचर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑन डिविडेंड्स ऑन सेल्स, कि बच्चों अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे तो उन शेयरों पर मुझे क्या मिलता है, डिविडेंड्स, और इस डिविडेंड को कलेक्ट करने का काम भी हमारा कॉमर्शियल बैंक करता है। ओके, तो ये होगा हमारे एज एजेंसी फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन, कि बैंक इसके अलावा हमें कुछ और भी यूजफुल सर्विसेज देता है। क्या देता है, नंबर वन, लॉकर फैसिलिटी। बच्चों हम लोग समझते हैं कि मोस्टली बैंक लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपने घरों के कुछ कीमती सामान जैसे ज्वेलरी, गोल्ड, ये जो भी कीमती सामान है, जो वैल्यूएबल गुड्स हैं, जिसमें आपको लगता है कि सर घर में रखने में रिस्क हो सकता है, चोरी हो सकता है, तो उसको आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के लॉकर में रखा सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी कीमती चीजों को, कीमती सामानों को बैंक के लॉकर में रखाइए, जिससे वो चीज सेफ रहेगी। और इस लॉकर फैसिलिटी के लिए बैंक एक नॉमिनल अमाउंट हमसे रेंट के रूप में लेता है, जो एनुअली चार्ज होता है, ठीक है, लॉकर फैसिलिटी। नंबर 2 आता है ट्रेवलर चेक। वैसे बच्चों प्रेजेंट टाइम में इस टाइप का ट्रेवलर चेक अब तो नहीं चलता, क्योंकि हम लोग अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग वगैरह यूज करने लगे। लेकिन जब ये चीजें नहीं थी तो बच्चों उस टाइम ट्रेवलिंग करते समय अपने साथ कैश ले जाने में काफी रिस्क हुआ करता था, कि रास्ते में चोरी हो जाए, खो जाए पैसा, तो रिस्क हो सकता था। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम कि बैंकों से एक ट्रेवल चेक बना लिया करते थे, कि हमने अपने बैंक से एक जितना हमको अमाउंट कैरी करना है, ट्रेवल करना है लेकर, उतने अमाउंट के लिए हमने बैंक से ट्रेवल चेक बनवा लिया, ठीक है। और उसको सेफ्टी के साथ हम अपने दूसरे जहां मुझे जाना वहां जाकर के बैंक की ब्रांच
वहां पर भी होगी, वहां पर जाकर के हम उस ट्रेवल चेक को कैश करा लेते हैं। तो रास्ते में कैश लाने ले जाने में जो रिस्क होता है वो रिस्क खत्म हो जाता है। तो ये ट्रेवल चेक है। लेकिन आज के टाइम बच्चों ये ट्रेवलिंग चेक का यूज से बंद हो गया, क्योंकि अब हम लोग नेट बैंकिंग का या मोबाइल बैंकिंग का यूज ज्यादा करने लगे। और लास्ट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट्स, कि बच्चों बैंक हम लोग की क्रेडिबिलिटी के लिए, अब हमारी क्रेडिट को शो करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसको शॉर्ट में समझे कि मान लीजिए हमें कोई माल फॉरेन से इंपोर्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये कि जो एक्सपोर्टर है फॉरेन बैठा है वो मुझे पर्सनली जानता पहचानता नहीं है, तो वो माल देने से कतरा रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने का मुझे माल इंपोर्ट करना है उतना अमाउंट हम अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक से बनवाएंगे एक लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें बैंक इस बात को सर्टिफाई करेगा कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट है। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट हम क्या करेंगे, उस एक्सपोर्टर को डिलीवर कर देंगे। और एक्सपोर्टर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया उस पर तो विश्वास करेगा ना, बैंक है उस पर विश्वास करेगा। तो बैंक पर ट्रस्ट करते हुए वो लेटर ऑफ क्रेडिट को देख करके हमें माल डिलीवर कर देता है। तो बच्चों हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए बैंक ये लेटर ऑफ क्रेडिट हमको इशू करता है। तो ये हो गए बच्चों हमारे फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो बच्चों ये सारी चीजें हम लोग ने क्लास 11 12 में पढ़ी थी, बस उन्हीं को मैंने आज रिवाइज कर दिया। होप सो आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई। तो हम अपनी वीडियो बच्चों यहाँ पर स्टॉप करने जा रहे हैं। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।